नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम उस प्रजाति के आयोग के बारे में पढ़ेंगे जिस प्रजाति को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, जो प्रजाति फैक्ट से ज्यादा फीलिंग से रिलेट करती है। मैं बात कर रहा हूँ महिला प्रजाति की, और महिला प्रजाति से जुड़े हुए राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। हमने जो करंट की सीरीज शुरू की थी उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे, साइकोलॉजी के हो गया, कुछ नए लगे हुए टॉपिक्स, उनके बारे में भी हम एग्जाम से पहले पढ़ेंगे पूरा एक टाइप का रिविजनल एस्पेक्ट लेके। तो उसी कड़ी में ये जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है इसके बारे में पढ़ते हैं। मेरे को उम्मीद है कि जितना कंटेंट हमने इसमें लगाया है या जो इस पीपीटी में कंटेंट है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप इसे ढंग से पढ़ लेते हैं। देखो, थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा। तो जिस प्रजाति को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए उस प्रजाति से जुड़े हुए आयोग के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये महिला यानी टाबर, अगर इसको तो राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसका अध्यक्ष बनना होगा तो इसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए या क्या क्या खामियां होनी चाहिए के बारे में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। तो जो अध्यक्ष या सदस्य जो भी होते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के क्वालिफिकेशन से क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले जो महिला आयोग इसका अध्यक्ष होती है सॉरी, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है। सबसे पहले वो एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, यानी कि विख्यात, उसको लोग जानने चाहिए। ये जो बालिका है ये छोटी सी, जिसको कुछ तो रहते ही नहीं है ना ये प्रजाति, मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी भी इनको खुश नहीं कर पाता है। इनको खुश तभी होना होता है, समझना तभी होता है जब उनको खुश होना होता है या खुद समझना होता है। उसके अलावा इनको आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो सबसे पहले इसको महिला आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, विख्यात। फिर होते हैं सामाजिक क्षेत्र में कुछ कार्य। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्य करे होने चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए इस बालिका ने बड़ी होकर जब ये औरत बनी या महिला बनी तो कुछ अच्छे काम किए हो सामाजिक क्षेत्र में, औरतों के लिए, औरतों की भलाई के लिए। तो ये जो दो फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट ये होने जरूरी है, तब जाके ये महिला आयोग की अध्यक्ष बन सकती है। यानी पहला तो एक रिनोल्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करे हुए होने चाहिए, मिनिमम दो फैक्टर होने चाहिए। तो ये जो महिला आयोग है इसकी क्या आधार सीमा है, किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो टाबरिया जैसे एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं, इस टाबर से बनेगी महिला, ये बनाएगी अध्यक्ष बन के महिला आयोग। ठीक है, तो चलिए आगे। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग है वो गैर संवैधानिक है, यानी कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह है विधि विधि द्वारा बनाया हुआ आयोग, यानी कानून बनाकर। वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है ये एक विधि या कानून के तहत बनाया गया आयोग या निकाय है, संस्था है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग एक परामर्शकारी निकाय है, यानी कि ये कोर्ट की तरह नहीं कि सजा दे, ये सिर्फ परामर्श दे सकता है कुछ मामलों में। राज्य महिला आयोग का गठन राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को किया गया है, अशोक गहलोत सरकार के प्रथम कार्यकाल में। यानी जब अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, उस समय राजस्थान राज्य महिला आयोग उसका गठन किया गया था, और गठन किया गया था राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत। ये पूछा जा सकता है ऑनलाइन में क्वेश्चन कि किस अधिनियम की धारा 3 के, तो ये आ गया 1999 के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को इस आयोग का गठन किया गया। फिर प्रशासनिक विभाग इसका होता है महिला अधिकारिता विभाग। 8 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य महिला नीति घोषित की गई थी। तो 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया अशोक गहलोत के प्रथम कार्यकाल में, और इसका मुख्यालय जयपुर होता है। लगभग जो विभाग है उनका मुख्यालय जयपुर ही है। तो जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है इसका मुख्यालय भी जयपुर है, और आयोग में एक अध्यक्ष प्लस सदस्य होते हैं, यानी 4 सदस्यीय निकाय होता है। इसमें सदस्य सचिव भी शामिल है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी 3 तो सदस्य हो गया, एक सचिव हो गया, सदस्य सचिव। नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है अध्यक्ष या सदस्यों का 3 साल का। त्यागपत्र अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को दे सकते हैं। पद से हटाना राज्य सरकार द्वारा लगातार जो 3 बैठक होती है राजस्थान राज्य महिला आयोग की, उसके अंदर अगर आप बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहती है महिला आयोग की अध्यक्ष, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। या दिवालिया होने पे कि कंगाल हो, उस पे बैंक के लोन वोन ज्यादा चल रहे हैं, जो पे नहीं कर पा रही है, तो उसको हटाया जा सकता है।
तो ये महिला आयोग अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट है, राज्य सरकार को सौंपता है कि हमने क्या क्या महिलाओं के लिए काम किए, क्या क्या हमारे परामर्श है, क्या क्या हमारे सुझाव है कि आप इन सुझावों पर काम करें और महिलाओं के उत्थान के लिए जो राज्य सरकार है, राज्य की, राजस्थान की, स्पेसिफिक राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो काम करें। फिर जो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, 23 अप्रैल 1999 को राजस्थान विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था इस आयोग के गठन के लिए। और इस विधेयक तो 23 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत 15 मई 1999 को सांविधिक, जैसे कि बताया कि विधि बना के निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर जैसे मिलाने वाले क्वेश्चन है उनमें पूछ लिया जाता है कि क्या ये संवैधानिक निकाय या नहीं है, तो संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय, यानी कि विधि के द्वारा बनाया हुआ, कोई कानून के द्वारा या अधिनियम के द्वारा बनाया हुआ। फिर जो आयोग है, इसके कार्य क्षेत्र देखते हैं कि राजस्थान राज्य जो महिला आयोग, इसका कार्य क्षेत्र क्या नॉर्मली होता है कि जो पीड़ित महिलाएं होती है, जिनका शोषण किया जाता है, जिन महिलाओं की, तभी कुचली महिलाओं की आवाज आगे तक नहीं पहुंच पाती है, ये जो महिला आयोग है ये उस पर स्वयं संज्ञान लेके या किसी दूसरे के द्वारा इंफॉर्मेशन देने पर भी उनकी आवाज उठा सकता है, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उसको हाईलाइट कर सकता है, उस मामले को राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है कि इस मामले में ये कार्य करें। तो पढ़ते हैं, आयोग राज्य में महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता के संबंध में प्राप्त शिकायतों, चाहे वे लिखित रूप में हो, डाक, व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट या मौखिक रूप में हो, उस पर संज्ञान लेता है। आप किसी भी रूप में महिला आयोग को शिकायत कर सकते हैं अगर आपको उचित न्याय नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिक महिलाओं से संबंधित मामले, सिर्फ महिलाओं से संबंधित मामले, उनके लिए बनाया गया। पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है, कुछ नहीं है। पुरुषों के लिए कोई संस्था ही कार्य नहीं करती, ना पुरुषों के लिए कोई योजना है, ना कोई आयोग है। जितनी योजना है महिलाओं के लिए है, जितने आयोग है महिलाओं के लिए। आज तक आपने पुरुषों का कोई आयोग नहीं देखा, कोई स्पेसिफिक पुरुषों के लिए कोई योजना नहीं देखी। पुरुष पैदा हो, जनगणना में काउंट हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लग जाओ तो ठीक, वरना नरेगा वरेगा पे जाओ, मजदूरी करो, मर जाओ। पुरुषों के लिए कोई योजना, कोई नीति, कोई अभियान है ही नहीं। दैट्स इट। और हमेशा आयोग या कुछ स्पेसिफिक नीतियां उनके लिए बनती है जो कमजोर है। हम ये मानते हैं कि भारत में हमेशा महिलाओं को दबाया गया है, उनका शोषण किया गया है, तो उनको पुरुषों के बराबर लाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। तो जो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, इसमें जो धारा 2 है, उसका जो घ पार्ट है, उसमें अनुचित व्यवहार से अभिप्रेत ऐसा कोई भी विभेद, अपवर्जन या निर्बंधन जो लिंग आधार पर, यानी कि स्पेसिफिक महिला पर इस प्रयोजन से किया गया जिसमें संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी मूलभूत स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो। यानी सीधी सी बात है, तो एक महिला को, एक स्पेसिफिक महिला को, जेंडर स्पेसिफिक के संवैधानिक, राजनीतिक या आर्थिक किन्हीं भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, उसको जो हमें संविधान ने दिए हैं, तो उसके ऊपर ये राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है वो कार्यवाही कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। तो इस आयोग के उद्देश्य है कि राजस्थान में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण करना, राजस्थान की महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार से संशोधन करने हेतु अनुरोध करना। तो सीधी सी बात है, उद्देश्य में एक चीज याद रखें, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए। दैट्स इट। बाकी तो ये शाब्दिक शब्दावली है, अलग अलग वर्ड्स है इसमें। उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, यह भी परामर्श दे सकता है महिला आयोग कि सरकार स्पेसिफिक महिलाओं को लेकर क्या रणनीतियां बनाए, क्या नए अभियान चलाएं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके और महिलाएं आगे आ सके। फिर धारा 3, जिसमें आयोग का गठन लिखा गया है। धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य सरकार राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन करेगी। धारा 3 के अंदर इसका गठन है। इसकी उप धारा 1 के तहत राजस्थान जो राज्य सरकार है वो महिला आयोग का गठन करेगी और धारा 3(2) में आयोग का एक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ा जाति की महिला होगी। यानी कि पर्याप्त जो जातिगत आरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई है, उनमें इनका प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो जिन जातियों में हमें संविधान द्वारा बांटा गया है, तो जो दबे कुचले वर्ग हैं उनमें आदमियों का तो शोषण होता ही था, महिलाओं का भी शोषण होता था। तो स्पेसिफिक जो अनुसूचित जनजाति है, एक पिछड़ी जाति की महिला इसकी सदस्य होना अनिवार्य ही है। महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाली महिला होगी। महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध
विख्यात महिला होगी। जैसा मैंने पहले बता चुका कि उसका प्रसिद्ध होना जरूरी है कि इसने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी या महिलाओं के लिए इसने काम किया है, वही जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष हो सकती है। फिर आयोग का सचिव है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाए या उसे आयोग द्वारा सौंपे जाए, यानी आयोग के निर्देश के अनुसार जो सचिव आयोग का वो कार्य करेगा। आयोग का सदस्य सचिव आयोग का प्रशासनिक प्रमुख होगा। अध्यक्ष प्रशासनिक प्रमुख नहीं होगा, सचिव ही प्रशासनिक प्रमुख होगा। आयोग के सचिवालय पर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रक रखेगा, यानी आयोग का जितना प्रशासन चलता है, जैसे मुख्य सचिव होता है प्रशासनिक धुरी का प्रमुख, वैसे जो राज्य महिला आयोग है उसका प्रशासनिक धुरी का जो प्रमुख है वो सचिव होगा, उसके हाथ में सारा कंट्रोल रहता है। सचिव आरएस रैंक का अधिकारी होगा और ऐसे वेतन या भत्ते प्राप्त करेगा जो उस पद और संवर्ग पर लागू है, इससे उसे लाया गया, यानी आरएस अधिकारी होगा डेफिनेटली। और जितने पैसे आरएस को मिलते हैं या जितने पैसे आरएस की पोस्ट पर लगे हुए आदमी को मिलते हैं उतने उसे अगर सचिव बनाया जाए राज्य महिला आयोग का, उतने पैसे उस टाइम भी उसको मिलने ही चाहिए, उनमें कटौती नहीं की जा सकती, यानी मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे, इनको 3 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है, ये खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर युक्त और राज्य सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं कि राज्य सरकार को इस्तीफा सौंप दें, मान तो काम को नहीं करूँ थे, जानता हूँ काम जानता हूँ, राम जाने ढूंढ दो। धारा 8 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकता है। आयोग के किसी सदस्य को त्याग पत्र हटाए जाने का कारण अन्यथा कोई रिक्ति के कारण नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, यानी सीधी सी बात है, जैसे आज कोई महिला आयोग का अध्यक्ष बना है, वर्तमान में राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है उसका अध्यक्ष पद खाली है, फिलहाल कोई अध्यक्ष नहीं है, लगभग 1.5-2 साल हो गए। तो जैसे मान लो आज कोई अध्यक्ष बनी है कोई महिला राजस्थान महिला आयोग की, वो 1 साल बाद में हट जाती है, तो जो नया अध्यक्ष बनता है वो 3 साल के लिए नहीं होगा, वो उसके शेष बचे कार्यकाल के 2 साल के लिए अध्यक्ष बनेगी। फिर अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते प्राप्त करेंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाए, यानी राज्य सरकार इनका पेमेंट या जो इनकी सैलरी वो बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इनको एक्स्ट्रा जो वेतन भत्ते वो भी दे सकती है। धारा 5 है जो आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित 3 की होगी, 3 यानी मिनिमम 3 लोग अनिवार्य हैं अध्यक्ष सहित। धारा 6 कामकाज का निपटारा। धारा 3 में तो वो इसका गठन हो ही गया। 5-7 धाराएं आपको याद रखनी, छोटी छोटी धाराएं ये तो याद रखनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। जिस प्रजाति को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए उस प्रजाति से जुड़े आयोग को आपको समझने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे करना ही पड़ता है, समझ रहे हो बात को। तो धारा 6 में कामकाज का निपटारा, आयोग की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाए, ये स्पेसिफिकली उनमें से वरिष्ठ जो होता है उसको चुना जाता है आयोग की अध्यक्षता के लिए, अगर अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो। सदस्यों के बहुमत से निर्णय किए जाएंगे, है बताओ जो प्रेजेंट है मांगा बहुमत हो। किसी विषय विशेष में विशेषज्ञ जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को आयोग के किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता करने हेतु बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। जैसे महिला आयोग है के अध्यक्ष हैं और सदस्य, ये जो 3-4 लोग हैं, उनको अगर किसी विषय पर ज्ञान नहीं है, उनको किसी की राय लेनी है, तो विशेष जो ज्ञान रखने वाले उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र की जानकारी इनको चाहिए उसको आमंत्रित कर सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्होंने बुलाया है सुझाव लेने के लिए उसे अपना वोट देने का अधिकार नहीं हो। फिर धारा 7 में आयोग का कोई आदेश या कार्यवाही उसके गठन में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के कारण किसी भी सदस्य के पद की किसी रिक्ति अथवा विद्यमानता के आधार पर अवैध नहीं होगी, यानी जो आयोग ने कोई आदेश निकाला है तो उस आदेश को अपन इस आधार पर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि जो आयोग बनाया गया था उस टाइम इसमें कोई त्रुटि रह गई, अब सुधारें। वो आयोग ने अगर कोई आदेश निकाला तो उस टाइम के लिए मान्य होगा, जाहिर सी बात है, उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। धारा 8 है आयोग की अध्यक्षता सदस्य द्वारा राज्य सरकार के किसी आदेश पर पद से हटाई जा सकेगी यदि वह दिवालिया हो जाती है, यानी बैंकरप्ट हो जाती है, ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराई जाती है और कारावास दंडाधिष्ट की जाती है जिसमें नैतिक अध्यमिता या कोई अन्य आपराधिक क्रियाकलाप शामिल हो, यानी कि अगर जो राजस्थान राज्य की महिला आयोग की जो अध्यक्ष है तो इस आधार पर हटाया जा सकता है। यदि आपराधिक प्रवृत्ति की हो, दिवालिया हो या उसे जेल हो जाती है तो हटना ही पड़ेगा, सांस लोगों भी हटना पड़ता है। फिर विकृत चित्त के आधार पर, यानी थोड़ा मानसिक संतुलन हाल जाने महिला अध्यक्ष को जमीन हटा सके,
कार्य करने से इनकार करती है कि भाई आज तो मेरे मूड स्विंग हो गए, मैं काम नहीं करूंगी, तो भी राज्य सरकार उसको हटा सकती है। अगर वो 3 बैठकों में नहीं आए तो उसको डेफिनेटली राज्य सरकार हटा सकती है या कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहती है तो भी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का वित्तीय रूप से या अन्यथा इस प्रकार से दुरुपयोग किया कि वो उसका पद पर बना रहना लोकहित के लिए अहितकारी हो गया हो। यानी कि जो राज्य सरकार पिसा देव है, सीधी सी बात है, महिला आयोग ने को वाक खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज करें या कोई गलत यूज करे तो भी राज्य सरकार भी पद टाटा बाय बाय कर सके। बाकी जैसे ममता बनर्जी ने देख रहे हो, चुनाव हार गई वो, लेकिन बोल रही है मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकती, नहीं दूंगी नहीं मैं अपने पद से इस्तीफा। चुनाव हार गई है, नए मुख्यमंत्री को शपथ लेना है, लेकिन वो बोल रही है मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। अब बताओ क्या कर ले, कौन समझ ले उसे। तो महिलाएं हमेशा क्या है कि वो फैक्ट से ज्यादा फीलिंग के साथ रिलेट करती है और यही उनको थोड़ा इधर ले जाता है। कई बार फैक्ट के साथ भी रिलेट करना चाहिए इंसान को, परंतु कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक उसे उस विषय पर सुनवाई का युक्त अवसर नहीं दिया जाए। यानी कि उस पर आरोप लगे तेरो मानसिक संतुलन हाल गयो, बैंक करप्ट है, तो आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है, तो इतो या नोटिस देर को नहीं हटाई जाओ बिन के लिए उचित सुनवाई को अवसर दियो जासी बिन तू थारी बात रख। अगर वो अपनी बात रखती है, जो उसकी सुनवाई करते हैं वो लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ तू सही बोल रही है भाई, जो महिला आयोग के अध्यक्ष है तो उसे नहीं हटाया जाएगा, और फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं कि नहीं भाई पार कौन पड़े, तो उसको हटाया जा सकता है। फिर जो धारा 9 है उसमें आयोग के अधिकारी और कर्मचारी जो राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, यानी कि जो प्रशासनिक कार्य देखेंगे आयोग के जितने भी कर्मचारी राजस्थान राज्य महिला आयोग में लगेंगे, तो जो राज्य सरकार है राजस्थान राज्य सरकार है वो ही उपलब्ध करवाएगी। तो इधर अपन लिख देते हैं राजस्थान राज्य सरकार। आयोग की शक्तियां, तो आयोग अधिनियम की धारा 10, 11, 12 और 13 के तहत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाएगा आयोग की शक्तियां किन किन धाराओं में उल्लेखित है, तो वो है 10, 11, 12, 13, इनमें आयोग की शक्तियां हैं। तो जो पहली शक्ति उसमें देखते हैं, आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी भी जांच में प्रयोजन के लिए मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्तियां होगी। यानी वो कोई भी जानकारी अपने पास मंगवा सकता है आयोग, अगर वो मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो। किसी भी गवाह को समन जारी करना और हाजिर कराना और उसका परीक्षण करना, यानी कि उनको लगता है कि अगर महिलाओं से जुड़े कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़ा ये मुद्दा है, इसके अंदर उनको किसी व्यक्ति में किसी गवाह को बुलाना है तो उसको समन जारी कर सकती है, बुला सकती है, उसका परीक्षण भी कर सकती है, और इससे ज्यादा भी वो पुलिस को उसका रिमांड देने के लिए पूछताछ करने के लिए भी यूज कर सकती है, तो कई बार लिखा हुआ नहीं होता है। किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण उससे पेश किए जाने की अपेक्षा करना, अपेक्षा कर सकती है, कई बार ऑर्डर नहीं दे सकती। शपथ पत्रों का साक्ष्य लेना, जो जितने भी शपथ पत्र होते हैं किसी भी मामले को लेकर, किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। यानी आपको तो कई बार आरटीआई लगानी पड़ती है, लेकिन अगर महिला आयोग लिखित में भेजे कि भाई हमें इस दस्तावेज की जानकारी चाहिए, हमें यह दस्तावेज चाहिए और हमें इस स्पेसिफिक मामले के लिए ये चाहिए, यानी कि महिलाओं से जुड़ा हुआ जो मामला है उसके लिए हमें चाहिए, तो उस जो कार्यालय है या उस विभाग को वो जानकारी महिला आयोग को भेजनी होगी या वो दस्तावेज भेजनी होगी। साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन समन जारी करना, यानी कि जो साक्षी होते हैं या गवाह मान लो एक टाइप से, उनके लिए वो समन जारी कर सकती है, उनको बुला सकती है, उनका परीक्षण कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। फिर जो धारा 11 आयोग के कार्य है, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना और उसके मामले में की जाने वाली कार्रवाई को राज्य सरकार को सिफारिश करना। सिफारिश का मैंने जैसे पहला बताया कि एक परामर्शदायी निकाय है, तो जो महिलाओं से संबंधित अनुचित व्यवहार के मामले उनकी जांच कर सकता है और उस मामले के लिए राज्य सरकार से सिफारिश कर सकता है, नए कानून बनाने के लिए, नए विधान बनाने के लिए, नई योजनाएं बनाने के लिए। महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और संशोधनों की सिफारिश करना, यानी जो पुराने कानून है में अगर महिलाओं को लगता है संशोधन होना चाहिए, थोड़ी गड़बड़ रह गई या थोड़ा ऊंच नीच रह गई, तो राज्य सरकार को सुझाव दे सकती है कि इसमें आपको संशोधन करना चाहिए या नए कानून बनाने चाहिए या ये कानून लाने चाहिए। महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से अपनाए और लागू किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, यानी महिलाओं के लिए क्या क्या कल्याणकारी चीजें हो सकती है, उनके उत्थान के लिए क्या क्या चीजें काम आ सकती है। ये मामला उद्देश्य के आसपास ही निपट के आता है सारा का सारा। जो आयोग के कार्य है, कार्य और उद्देश्य लगभग एक जैसे ही है। महिलाओं के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले लोक सेवकों खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, सरकार से अपील करना
कोई मामला उसे सरकार आम जनता प्रेस द्वारा निर्दिष्ट किया जाए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के अति उल्लंघन व स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए अपाय कर समझे, यानी कि महिलाओं के हितों के लिए अविरोधी समझे या अनुचित समझे। आयोग लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार को सिफारिश भेजता है कि वो काम करो, वो काम कौन करूं, स्पेशली महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी वुमेन एम्पावरमेंट। अब आपको लगता है कि जो ट्रेन हो गई, बस हो गई, या चाहे हॉस्पिटल की ओपीडी लाइन हो, उसमें महिलाओं के लिए अलग से लाइन होती है। वो बनाई तो उनको बराबर लाने के लिए गई है, लेकिन वह चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए अलग से सीट होना, उनके लिए अलग से लाइन होना, उन्हें स्पेशल सुविधा दी जाना, वो सरकार बनाती तो इसलिए कि उनको पुरुषों के बराबर लाया जा सके, इक्वलिटी लाई जा सके, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें को कमजोर बनाती। अगर हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो बराबर नहीं आता है, वो उसका जाहिर सी बात है, कोई चीज आती में हो जाती है तो उसका गलत इंपैक्ट जाता है और वो फिर उनको कमजोर करने लग जाता है। तो बराबर कहां से आई, उनका तो साइड का पूरा रह रहा है ना। आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, डायन बताया जाना, रोजगार में भेदभाव, संपत्ति हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, दूसरा विवाह, यौन शोषण संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है इस आयोग में। यानी महिलाओं से अपराध रिलेटेड जितने भी जो भी चीजें हैं उनकी शिकायत महिला आयोग में की जा सकती है। करंट में पढ़ाया था, एक सी बॉक्स नाम से भी राजस्थान सरकार ने एक योजना चालू की थी, जिसमें जो महिलाओं का कार्यस्थल है उस पे जो यौन उत्पीड़न होता है उसकी शिकायत इसके माध्यम से की जा सकती है। तो सी बॉक्स है, करंट में पढ़ाया था। लेकिन आपको एक चीज बता दूं इसके साथ साथ ही कि भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार होता आ रहा है, हो भी रहा है, मतलब सदियों से होता ही है और हो भी रहा है। लेकिन आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो राजस्थान या स्पेसिफिकली भारत की बात करते हैं तो भारत में जो लगभग रेप के केसेस हैं वो 30 से 40% है वो फेक है। एक रेप केसेस है वो 30 से 40% है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न ईटीसी, उसका मामला तो 50% प्लस तक पहुंच गया है। एक डोमेस्टिक वायलेंस, तो फेक डोमेस्टिक वायलेंस है का हिस्सा तो 50%। और स्पेसिफिकली अकेले राजस्थान में जो रेप के मामले हैं वो 40% से ज्यादा रेप के मामले फेक है, यानी किसी को बदनाम करने के लिए, किसी से पैसे ऐंठने के लिए ये जो रेप के मुकदमे या आरोप लगा दिए जाते हैं, फिर पैसे लेके सेटलमेंट तक कर दिया जाता है। हाँ, महिलाओं के साथ अन्याय होता आ रहा है, हो भी रहा है, दुर्गति होती रही है, लेकिन ये फैक्ट है, इन फैक्ट को हमें नहीं भूलना होगा कि इसी जिस देश में महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा उसी देश में जो रेप के मामले हैं वो 40% के लगभग जो रेप के मामले हैं वो झूठे हैं, फेक है, सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए या किसी की इमेज खराब करने के लिए लगा दिए जाते हैं। और जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं वो तो 50% तक क्रॉस कर चुके हैं, जो झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमनी लेने के लिए, तलाक लेने के लिए या पैसा ऐंठने के लिए। जो झूठे जो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के मामले, दहेज उत्पीड़न के मामले हैं, उनके केस लगा दिए जाते हैं और जिंदगी बर्बाद तो पुरुषों की भी होती है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग कार्य नहीं करता, वाला भी कोई नहीं। शायद जाहिर सी बात है, मानसिक हेरेसमेंट तो पुरुषों का भी हो रहा है। तो धारा 12 है उसमें अनुचित व्यवहारों की जांच करना। किसी महिला की लिखित शिकायत पर या किसी महिला संगठन की शिकायत पर आयोग स्वयं की जानकारी या सूचना पर भी कर सकता है, सरकार से किसी निवेदन पर भी कर सकता है। तो सरकार बोले कि भाई इस मामले पे आप संज्ञान लो तो आयोग ले सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे अनुचित व्यवहार की जानकारी हो, यानी कि आपके जानकारी में से लगे किसी महिला के साथ कोई अनुचित चीज हुई है तो आप उसकी शिकायत महिला आयोग में कर सकते हैं, महिला आयोग उस पर कार्यवाही करेगा। आयोग अनुचित व्यवहार पर कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा। राज्य सरकार सिफारिश प्राप्ति के 3 माह के भीतर उस पर निर्णय करेगी। 3 माह के अंदर राज्य सरकार को उस पर निर्णय करना जरूरी है और अपना वर्डिक्ट देना भी जरूरी है कि हमने ये काम किया है। फिर कोई भी महिला या उसका रिश्तेदार आयोग में डाक, व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट या किसी व्यक्तिगत अथवा मौखिक लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी कि महिला, उसका रिश्तेदार, उसका जानकार अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न की शिकायत होती है, दहेज हत्या, जो भी जितने भी महिला अपराधों से संबंधित मामले हैं कि महिला के साथ गलत हुआ है, शिकायत महिला का जानकार, रिश्तेदार, कोई भी महिला आयोग में लिखित या व्हाट्सएप जितने भी ऑप्शन दिए गए, ईमेल, डाक, किसी के द्वारा भी कर सकता है।
जो कुछ मामले हैं उनमें महिला आयोग शिकायत नहीं करेगा। वो मामले हैं कि लिखित परिवार में हस्ताक्षर नहीं होना, हस्ताक्षर होने जरूरी है। ऐसे तो आप किसी का उड़ता तीर डेलो और बोल दो शिकायत कर दो, लेकिन उसमें उस महिला की रजामंदी होना भी जरूरी। हस्ताक्षर अंगूठा छाप जरूर होना चाहिए। महिला आयोग, महिला आयोग के लिए कार्यरत पंजीकृत संस्था द्वारा शिकायत की गई हो, इसके मामले में जांच नहीं की जाएगी, महिला आयोग सुनवाई नहीं करेगा। धारा 21 जो जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, शायद इसके अधीन आने वाले मामलों से संबंधित शिकायत नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में लंबित मामला न हो, न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय दिया जा चुका हो, अनाम अस्पष्ट या अपठनीय शिकायत नहीं होगी। यानी कोई चीज पे अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया है पे भी जो महिला आयोग है वो जांच नहीं करेगी या उसका संज्ञान नहीं लेगी, या अनाम या अपठनीय कुछ शिकायतें तो महिला आयोग को अगर समझ में भी नहीं आए क्या लिखा क्या नहीं, तो उस पर भी महिला आयोग जांच नहीं करेगी या सुनवाई नहीं करेगी। धारा 14 उसके अनुसार आयोग राज्य सरकार का विशेष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार को आयोग, महिला आयोग जो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। विधानमंडल यानी राजस्थान विधानसभा, राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, तो ये रखवाएगा किसमें? विधानसभा में, विधानसभा में रखवाएगा। फिर जो धारा 15 आयोग की बैठकें, तो आयोग की साधारण बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार होगी। ये याद रखें कि जो महिला आयोग है साधारण बैठक या बैठक है वो 2 महीनों में कितनी बार होती है? कम से कम एक बार हो सकती है। आपको ऑप्शन में 6 महीने या 3 महीने का देकर उलझाया जा सकता है, आपको 2 महीने पे बैठा रहना, जैसे आप अपने बाबू के लिए अड़े रहते हैं, मेरा बाबू सबसे अलग है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियत दिन और समय पर आयोजित की जाएगी, यानी अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि मीटिंग कब होगी। तो धारा 15(2) उसके तहत आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन में अपनी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगा। यानी महिला आयोग जो राज्य सरकार को पहले से बता के अपनी प्रक्रिया, अपनी कार्य प्रणाली को चेंज करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए नियम बना सकता है। नोट, महिला आयोग ने धारा 15(2) के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग विनियम 2007 बनाए गए हैं, जो 17 अगस्त 2007 से लागू है। यानी महिला आयोग जो विनियम है 2007 के, 17 अगस्त 2007 से लागू है राज्य महिला आयोग। धारा 16 के अंदर क्या है कि राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। यानी राज्य सरकार को अगर लगता है कि किन्हीं मामलों की उनको पूरी जानकारी नहीं है, तो महिला आयोग से परामर्श कर सकती है, उनसे पूछ सकती है कि भाई ठेमन बताओ कहीं बेटर कर सका पा महिला के लिए। धारा 17 में आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों, लोक सेवकों का होना। आयोग के सभी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर किसी लोक उत्थान के कार्य में का कार्य करें, लोक उत्थान का कार्य करें, तो उनको लोक सेवक की समझा जाएगा, चाहे वो स्पेसिफिक महिलाओं के लिए कर रहे हो, लेकिन समझा उनको लोक सेवक ही जाएगा, महिला सेवक नहीं समझा जाएगा। धारा 18 में क्या है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान इनको दिया जाता है। धारा 19 में आयोग को दान भी दिया जा सकता है, यानी कि जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है या जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या कुछ भी मान लो, लोग बाहर से महिला आयोग को दान दे सकते हैं, ये बोल के कि आप महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करें, इन पैसों का ढंग से यूज करें। धारा 20 में लेख्य और संपरीक्षा भी महिला आयोग में होती है। धारा 22 नियम बनाने की शक्ति, ये याद रखें भी, धारा 22 में नियम बनाने की शक्ति पूछा जा सकता है आपसे, मिलान करवाया जा सकता है इस धारा में क्या उल्लेख है। तो धारा 22 में नियम बनाने की शक्ति है। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियमों जिसमें क में क्या, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और उनकी शर्तें निर्धारित होगी। ख में आयोग के अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन भत्ते और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित होगी। अब अपन बात करते हैं जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है, उनके अध्यक्ष कौन कौन रही है। तो सबसे पहले जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष रही है कांता कतूरिया, वो रही है 1999 से 2002 तक। ये याद रखें, डेट शायद ही पूछे, ये पूछा जा सकता है। फिर उनके बाद में रही है प्रोफेसर पवन सुराणा, तो 2003 से 2006 तक। फिर श्रीमती तारा भंडारी रही है 15/4/2006 से 2009 तक। फिर लाड कुमारी जैन चौथी रही है, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं 2011 से 2014 तक। फिर सुमन शर्मा 15 से 18 तक, यानी इन्होंने लगभग ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, ना तो बीच में किसी ने इस्तीफा दिया, ना बीच में किसी को हटाया गया है। फिर श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, ये लास्ट अध्यक्ष थी अभी तक। तो अगर पूछा जाए कि अंतिम अध्यक्ष, तो श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती 2022 से 2025 तक थी, 10 फरवरी 2025 तक। के बाद में जो राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष का पद है वो खाली पड़ा है। अभी वर्तमान में कोई भी महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है। जो विजया राहटकर है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, ना कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। तो हमें कई बार वो ऐसे याद आता है कि यहाँ तो अध्यक्ष तो विजया राहटकर चेप के आ जाते हैं, बट नहीं, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद अभी खाली है। तो आपको सदस्य के बारे में बता देते हैं। जो इनका कार्यकाल था ना, रेहाना रियाज चिश्ती का, इनको अशोक गहलोत के कार्यकाल में
महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनमें सदस्य कौन कौन थे? श्रीमती सुमित्रा जैन थी, अंजना मेघवाल थी और सुमन यादव थी। और उसमें जो प्रथम महिला आयोग बनाया गया था ना, श्रीमती कांता कतुरिया, उसमें सदस्य बनाई गई थी एक बनारसी मेघवाल। उन्होंने अपना एकमात्र ये है जिन्होंने अपना पद धारण ही नहीं किया, यानी अपने पद की शपथ नहीं ली, यानी ज्वाइन नहीं किया। तो ये एकमात्र बनारसी मेघवाल जिनको सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण नहीं किया। विजया राटकर है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। प्रथम राज्य महिला आयोग में बनारसी मेघवाल को सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया। कांता कतूरिया राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य और विधायक भी रह चुकी है। जो मैंने बोला जैसे कि इनका रिनोल्ड पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है, विख्यात होने चाहिए, थोड़े फेमस होने चाहिए, लोग जानने चाहिए, तभी उनको जो महिला आयोग है उसका अध्यक्ष वगैरह बनाया जाता है। तो जो कांता कतूरिया प्रथम अध्यक्ष थी ना फर्स्ट, वो लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य भी रह चुकी है और विधायक भी रह चुकी है, फिर तो जानकारी होना ही हुई। आयोग की प्रथम सचिव है श्रीमती रश्मि प्रियदर्शनी, याद रखिए। प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव याद रख लीजिए। प्रथम अध्यक्ष तो होगी कांता कतूरिया और प्रथम सचिव होगी रश्मि प्रियदर्शनी। रविंद्र बाला राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख रही है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम व एकमात्र महिला उपाध्यक्ष रही है, यानी महिला उपाध्यक्ष एक ही बनी है अब तक राजस्थान विधानसभा में, वह तारा भंडारी। सुनीता सत्यार्थी लगातार 2 बार व दमयंती बाकोलिया 2 बार आयोग की सदस्य रही, यानी कई बार 2-2 बार भी लोग हैं जो महिला आयोग के सदस्य रहे। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। इस दिन राजस्थान रोडवेज की बसें फ्री होती है। फिर जो विशाखावाद था 1997 का, उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर कार्यस्थल पर महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 बनाया गया है। जो किसको लेके बनाया गया? विशाखावाद 1997। उसमें निर्देशों के अनुसार जो महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है उसका निवारण करने के लिए नियम बनाया गया, अधिनियम 2013। तो ये था भाई अपना राजस्थान राज्य महिला आयोग, जिसके अंदर हमने इसका जो सांविधिक ये जो निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय, उसकी जो गठन की प्रक्रिया वो समझे। अध्यक्ष की क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि अध्यक्ष होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है, वो सब हमने पढ़ा। 18-20 धाराएं नॉर्मल सी, इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इस पीपीटी में उतना कंटेंट है कि आप अपने एग्जाम में उन क्वेश्चंस तक अपनी रीच कर पाए, उन क्वेश्चंस को सही कर पाए। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे भी जो और टॉपिक है, जो कुछ नए टॉपिक्स लगे या कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनको हम रिवीजन टाइप में पढ़ सकते हैं कुछ देर में, या 30-40 मिनट की या 20-25 मिनट की क्लास में देख सकते हैं, वो लाते रहूंगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।